मैं नासिर हुसैन आप सबका सुपर 20 में वेलकम करता हूं। और जैसे कि मैंने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का मैंने थर्ड पार्ट तक मैंने बना दिया है। उसके बाद मैंने उसमें तीनों पार्ट में मैंने चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। अब मैंने आपसे वादा किया था कि उसके बाद मैं 20 क्वेश्चंस लाने वाला हूं। उसके बाद इसके बाद अभी मैं 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद फिर एमसीक्यूज चलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर के मैं पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को 20 क्वेश्चंस बनाने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि कौन से ईयर में लगभग इस चैप्टर से कितना आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। इसमें से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से यह एक है। पहला है सीबीएसई का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली का जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो अलग बनता है। रिमेनिंग जितने भी स्टेट्स हैं उनका अलग से क्वेश्चन पेपर बनता है। सिर्फ दिल्ली को छोड़ करके बाकी सब और सब का जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सेम ही रहता है। सिर्फ दिल्ली का अलग है। एक तरफ मैंने दिल्ली का लिया है, एक तरफ मैंने आउट ऑफ दिल्ली का लिया है। कौन से ईयर में कितना क्वेश्चन इसमें से आए हैं। पहला है मैंने सेक्शन वाइज मैंने करा दिया है, क्योंकि जितने भी सीबीएसई का दिल्ली हो या आउट ऑफ दिल्ली का जो 10th का जो सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन जो आता है सेक्शन ए और सेक्शन बी, मतलब दो सेक्शन में आता है। उसी हिसाब से मैंने लिया यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट दिल्ली का मैं ले रहा हूं, जो कि मैं ले रहा हूं ईयर 2013 से लेकर के उसके बाद मैंने लिया है 2019 तक दिल्ली का है। उसके बाद आउट ऑफ दिल्ली का है। ओके, सेक्शन ए में जो 2013 में जो क्वेश्चन था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 था, उसमें से पूछा गया था 8 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन बी में था एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसका था टोटल कितना, उसमें से आ गया 2 मार्क्स का। इसी तरह से सेक्शन ए और सेक्शन बी से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो गए 4 और कितना मार्क्स का हो गया ये 10 मार्क्स का। उसी तरह से सेक्शन ए 2014 का देखेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए में एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। प्लीज नोट करें, इसमें एक भी पूछा नहीं गया था और उसमें से तो एक भी क्वेश्चन तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा। लेकिन सेक्शन बी से पूछा गया था 2 क्वेश्चन, वो था 4 मार्क्स का। 2014 में दिल्ली में जो सीबीएसई है 10th का, उसमें टोटल मार्क्स 4 था और टोटल नंबर जो क्वेश्चन था वो 2 ही था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 2015, जो सेक्शन ए से पूछा गया था 4 क्वेश्चन, इसमें एक भी नहीं पूछा गया था, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया था और 4 क्वेश्चन जो था वो 13 मार्क्स का था। उसके बाद सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 था 2015 में ही और उसमें से 4 मार्क्स का था। 2015 में जो टोटल मार्क्स था वो आया था 17 और टोटल क्वेश्चन था 6। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर 2016 में पूछा गया था सेक्शन ए में एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का था और सेक्शन बी में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो था 2 मार्क्स का। कुल मिला के 2016 में टोटल मार्क्स था 5 और टोटल क्वेश्चन था 2। उसके बाद आ जाते हैं 17 में देखिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, प्लीज डोंट माइंड, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मैंने यहां से नेक्स्ट करता हूं 2017 सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा गया था। उसके बाद सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन था 5, टोटल मार्क्स था 11। उसी तरह से आ जाते हैं 18 में, सेक्शन ए से 2 7.5 मार्क्स। बी में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, उसका एक भी मार्क्स नहीं था, सेक्शन ए और बी, और टोटल क्वेश्चन 2 ही था और टोटल मार्क्स 7.5 मिला था। उसी तरह से आ जाते हैं हम लोग 19 में यहां बिल्कुल अलग हो जाता है। यहां पे कितना ए बी सी डी ई सेक्शन तक करके पूछा गया था, क्योंकि अब इसमें सेट ए सेट बी सेट थर्ड तक आ रहा है। इसीलिए इसमें से सेक्शन ए से एक भी नहीं, बी में भी नहीं पूछा गया था, सी में 1 क्वेश्चन, डी में 1 क्वेश्चन, सेक्शन ई में 1 क्वेश्चन। उसके बाद जब 1 क्वेश्चन जो सेक्शन सी में पूछा गया था वो था 3 मार्क्स का, सेक्शन डी में 5 मार्क्स का, सेक्शन ई में 2 मार्क्स का। कुल मिला के 2019 में जो फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से पूछा गया था 10 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन 3 था। उसके बाद आ जाते हैं आउट ऑफ दिल्ली केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो मैंने इससे पहले 3 मैंने
बना दिया हूं। अगर आप उसमें से अगर एक भी नहीं देखे तो प्लीज पहले आप तीनों पार्ट को देख लें, उसके बाद आप इसमें आइएगा, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, नाउ कम्स टू द आउट ऑफ दिल्ली में इस चैप्टर से कितना पूछा गया है। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन 2013 में, ये दिल्ली का है, दिल्ली का, ये आउट ऑफ दिल्ली का, सीबीएसई का ही मैं बता रहा हूं। उसके बाद 13 में 5 मार्क्स का, और सेक्शन बी में एक भी नहीं पूछा गया था। उसके बाद सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस 2014 का है, मार्क्स 10 मार्क्स का, और फिर 2014 में ही सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन पूछा गया था और उसका था 6 मार्क्स। कुल मिलाकर के 2014 में इस चैप्टर से, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से ही 16 मार्क्स का पूछा गया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन था 5। उसके बाद आ जाते हैं 15 में। 15 में सेक्शन ए से 4 क्वेश्चन, मार्क्स था 13। उसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन था इसमें और मार्क्स था 4। कुल मिलाकर के 2015 में इससे पूछा गया था 17 मार्क्स का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 था। उसके बाद आ जाते हैं 16 में। 2016 में सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का था। उसके बाद इसी का सेक्शन बी में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में ही, उसका था कितना, 2 मार्क्स का। कुल मिलाकर के 2016 में इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया था टोटल मार्क्स 5। उसके बाद टोटल क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था। और सेक्शन ए में, और अब आ जाते हैं 2018 में। 2018 में सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स का। अब एक था सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन और था 2 मार्क्स का। कुल मिलाकर के इसमें से टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्योंकि ये हमारा टोटल 15 चैप्टर्स में से है। और 15 चैप्टर का जो फर्स्ट जो चैप्टर है ओवरऑल हमारा, उसमें से 10 मार्क्स आ ही जाता है एवरेज, अगर आप देखा जाए तो। कई बार अगर देखा जाए तो कई बार इसमें से पूछा भी गया, और कहीं ना कहीं ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें से अगर आप बोर्ड में अगर स्कोरिंग करना चाहते हैं तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जबकि और सब चैप्टर से बहुत आसान है। अब इसके बाद मैं 20 क्वेश्चंस अब मैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चंस में बनाऊंगा, और ऐसे 20 क्वेश्चन जो कि लास्ट 7 इयर्स में से दिल्ली और आउट ऑफ दिल्ली जो सीबीएसई जो मैंने बनाया था उसी में से मैं आपको दूंगा, क्योंकि जो मैंने थर्ड पार्ट बनाया तो उसमें से बहुत ही मैंने सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर भी कराया है, और जो एक्स्ट्रा जितना आ सकता है, जितनी प्रोबेबिलिटीज है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने कवर कराया है। उसके बाद में ऐसे में 20 क्वेश्चंस अभी मैं बनाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा, और जो भी छूट गया होगा उसमें से थोड़ा बहुत, मैंने से कुछ छोड़ा नहीं है, अगर जो भी छूट गया होगा तो उसी से मेरा क्या रिवीजन हो जाएगा इस 20 क्वेश्चन में। जैसे कि हमने देख लिया था कि पिछले बार कितने सारे, कौन कौन सी ईयर में कितने सारे क्वेश्चंस पूछा गया है, उसका जो ऑन एवरेज होता था मैक्सिमम जो है वो हमें 10 मार्क्स मिल ही जाता था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, मैंने बता दिया था आउटसाइड ऑफ दिल्ली और दिल्ली का। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे का 20 क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ेंगे कि जब हम राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। पहला इसका जो पहला पार्ट है उसका पोटेशियम ब्रोमाइड को जब हम लोग बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम आयोडाइड मिलेगा और साथ में बेरियम ब्रोमाइड भी मिलेगा। अब इसका आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे। जब हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, बेरियम आयोडाइड के साथ, हमें क्या मिला है, पोटेशियम आयोडाइड साथ में बेरियम ब्रोमाइड। अब हम लोग क्या बैलेंस भी करेंगे, बैलेंस मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 था, पोटेशियम 2, पोटेशियम भी 2 है। अब हमें Br मतलब ब्रोमाइड भी 2 है और ये वाला 2 इसके लिए भी आएगा, ब्रोमाइड भी 2 है। उसके बाद आ जाते हैं इसमें बेरियम कितना 1 है, इसमें बेरियम 1 है। अब यहाँ पे आयोडीन जो है वो मेरा 2 था, यहाँ पर भी 2 है, ये बैलेंस है। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये कैसा होगा, ये मेरा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। उसके बाद इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बहुत अच्छे से मैंने बताया है, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा प्लीज आप उसमें जरूर देख लें, क्योंकि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके कंप्लीट जो मेरा एक समरी था मैंने अपलोड कर दिया, आप उसे देख ले पहले, देन इसको आप देखें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या था, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, क्लोरीन को जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसीलिए H2 को जब हम Cl2 मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, HCl मिलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये कैसा रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, यहां पे हम देख लेते हैं दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। कम टू द नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट जब हम क्या करेंगे, इसमें हीट देकर के जब हीट डालने के बाद या फिर हीट देने के बाद, हालांकि सिंपली तो मुझे इतना ही दिया हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में। आ जाइए नीचे, ये क्या हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम लोग इसको हीट देंगे, जब हम लोग इसको हीट करेंगे एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसा रिएक्शन होगा, ये हमारा होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बताया था कि एक रिएक्टेंट होगा, दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स होगा, वो था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने 4 तरह का मैंने बताया था, प्लीज आप उसको पहले देख लेना, आपको ये सब समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, ये कौन सा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। कम टू द फोर्थ में क्या है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग हीट करेंगे या फिर जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को रिएक्शन करेंगे तो उसको जब हम लोग खुली हुई सनलाइट में अगर हम लोग रखेंगे धूप में, तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर साथ में क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। अब ये मेरा ये सारे के सारे कितने वर्ड इक्वेशन में, और हमने इसमें कितने केमिकल इक्वेशन में लिखा, साथ में हमने इसको बैलेंस भी किया है। ये हमारा बिल्कुल बैलेंस्ड है, क्योंकि कैल्शियम एक, यहां देखें हमें कार्बन कितना 1 है, कार्बन भी वहां पे 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 और एक 3, दोनों का तो क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, हमें कुछ नहीं ऐड करना है इसमें। अब आ जाते हैं फोर्थ में, जब सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग धूप में हीट पे रखते हैं तो वो हमें किसना, ये भी क्या हमारा एक तरह से एक रिएक्टेंट है, दो सिंपल प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता लाइट, एक ऐसा रिएक्शन जो कि लाइट के प्रेजेंस में हो, उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसको भी मैंने बता दिया है पहले। अब इसको जैसे कि हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो किसमें, सिंपल 2 प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा, एक Ag में और दूसरा Cl2, सिल्वर में और क्लोरीन में। अब नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अ व्हाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव ब्राउन फ्यूम्स एंड रेजिड्यू इन लेफ्ट बिहाइंड। इसका मतलब ये है, कोई एक ऐसा सॉल्ट होगा जिसको हीट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो ब्राउन फ्यूम्स में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। वो कौन सा सॉल्ट होगा, वो कौन सा सॉल्ट होगा जब हम लोग उसको हीट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज, टूट जाएगा। जब टूटने के बाद वो क्या हो जाएगा, ब्राउन फ्यूम्स में टूटेगा और रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। अब देखो अब क्या होगा, अब सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा नेम द सॉल्ट, वो कौन सा सॉल्ट होगा, उस सॉल्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसे पूछा जाता है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने क्या लिखा है शॉर्ट में, RxN को हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। आप प्लीज आप फुल में लिख लेना इसको, ठीक है, इसका आप स्पेलिंग के साथ लिख लेना। ओके, इसका आंसर देखता हूं पहला वाला का, नेम द सॉल्ट। वो सॉल्ट कौन सा हमारा होगा, लेड नाइट्रेट। कौन सा होगा, लेड नाइट्रेट को हम लोग व्हाइट सॉल्ट के भी नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा से देखो कि मैं जितने भी मैंने क्वेश्चंस में लूंगा 20 क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आउट ऑफ दिल्ली या दिल्ली सीबीएसई क्वेश्चंस में पूछा गया है पिछले 7-8 सालों में। इसीलिए आप प्लीज सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको बिल्कुल बहुत एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको एक नोट्स बनाना है। पहले सारे 3 वीडियोस आप पहले देख लेना, देन आप इसको देखना प्रॉपर, आप एक नोट्स बना लो। अगर आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हो इस लॉकडाउन के वक्त में, प्लीज आप इन्हीं से आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब जैसे कि मैं इसको पढ़ा रहा हूं, अब इसके बाद मैं लाऊंगा एमसीक्यूज 20 क्वेश्चंस का, तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा। ओके, लेड नाइट्रेट
नेम द सॉल्ट का नाम क्या, लेड नाइट्रेट। अब बोला था राइट द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमें किसमें, केमिकल रिएक्शन में लिखना है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इसमें लिखूंगा। तो अब लेड नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन में उसको है हमारा PbNO3, इसको मैं बोलूंगा लेड नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो आप किसमें टूटेगा, ये लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस में भी टूटेगा, साथ में O2 गैस में टूटेगा जब हम लोग इसको क्या हीट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, एक तरह से ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होता है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। आप देखो कि सब में कहीं ना कहीं आपको 5 टाइप्स के जो मैंने रिएक्शन पढ़ाया था, सिंपल सा कहीं पूछ नहीं रहा, कहीं ना कहीं क्या आपको बीच में से पूछा जाएगा, और जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं इसमें सबका आंसर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ओके, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ये मेरा हमें बैलेंस करना है, ये रहा हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ये मेरा अनबैलेंस्ड है और मैंने नीचे बैलेंस करके लिखा है, अनबैलेंस्ड को मैंने यूबी लिखा है। क्वेश्चन हमारा ये है, उसका साथ में क्या ये आंसर है, मैंने आंसर भी लिख देता हूं। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऑलरेडी क्या होता है कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में जब बैलेंस करने के लिए आएगा हमें इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, हमें सिर्फ बैलेंस करना होता है, रिएक्शन पहले से गिवन रहेगा। ओके, अब हम लोग मैंने बताया था कि जब भी अगर हमें रिएक्शन हमें बैलेंस करना होता है तो हमें सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ आयंस होता है हमें उन्हीं को लेना पड़ता है, एटम्स कह लो या फिर आयंस कह लो आप। ऑक्सीजन 6 था, तो इसको जब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं देखूं कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम ये 1 है, यहां पर भी 1 है, इसका मतलब कैल्शियम कंप्लीट है। अब जरा गौर देखो, यहां पे ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन यहां कुल मिला के कितना है 2 है, और यहां 3 है, कुल मिला के 5 है, लेकिन इस साइड 6 में क्या ये कंप्लीट है, नहीं है। ओके, सबसे पहले हम लोग करते हैं, अगर मैं यहां मैं 2 पुट कर दूं इस जगह, अगर मैं 2 पुट कर दूं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो गया इस साइड। अब मेरा OH है, यहां पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल में जो मैंने लगाया 2, यहां के 6 और 2 8 हो जाएगा। अब इस साइड देखो, मैंने फिर H2O के साथ मैंने 2 लगा दिया, अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा 3 6 8 हो जाएगा, 8 इधर भी है 8 इधर भी है, ऑक्सीजन कंप्लीट, कैल्शियम 1। अब हमें वो भी देखना है, एन नाइट्रोजन भी 2 है, और यहां पर भी एन में होल जो मैंने लगाया बेस पे वो भी 2, नाइट्रोजन भी कंप्लीट है। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ 2 4 है। अब हाइड्रोजन कितना है, ये 2 2 4, हाइड्रोजन भी 2 है, इसका मतलब ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, जब आपको किसी को जो केमिकल में अगर पता हो तो हम इसको क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड भी, आप साथ में क्या सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख लिया करें ताकि आपको इजीली याद रहेगा। यहां पे था, तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे कि अगर सबसे ज्यादा अगर मैं लूं तो किसमें सबसे ज्यादा, ये ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4, बैलेंस्ड है। अब हमें देखते हैं सबसे ज्यादा किसका, उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या 1 है। अगर मैं इस 2 के साथ अगर हाइड्रोजन का अगर मैं 2 लगा दूं तो कितना 2 हाइड्रोजन। उसके बाद देखते हैं क्लोरीन 2 इधर भी है, साथ में क्लोरीन 2 जो है ये क्लोरीन के लिए भी आ जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मतलब हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। बेरियम 1 H2 हाइड्रोजन 2 तो हो ही गया, साथ में सल्फर 1 है, यहाँ पे Sb1 है, O4, इसका मतलब ये भी क्या हमारा ये UB अनबैलेंस था, नाउ इट इज बैलेंस्ड, ये भी हमारा इसका आंसर रहा। अब आंसर नंबर इसका उसी तरह से अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे जरा देख लो, सबसे ज्यादा अगर हमें बैलेंस करना होता है तो हमें सबसे ज्यादा एटम्स कौन सा एलिमेंट के पास है, क्योंकि मेनली सब में 2 ही है। आप सुन लो तो M से O से देखते हैं, ऑक्सीजन 2, अब हमें ये रहा ऑक्सीजन 2, लेकिन ऑक्सीजन 2 है और इस साइड मेरा ऑक्सीजन कितना 1 ही है, तो अगर ऑक्सीजन के साथ अगर मैंने 2 लगा दिया, अब 2 ऑक्सीजन हो गया, और नाउ देयर इज आल्सो ऑक्सीजन 2। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, अगर मैं ऑक्सीजन का भी हो गया, अब क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन इधर है 2 इधर है, 4 हो गया, लेकिन यहाँ कितना क्लोरीन है इस साइड 1 था, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, दिस इज 4,
क्लोरीन हो गया। अब आ जाता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस तो है नहीं। तो मैंने क्या कर, जब क्लोरीन के साथ मैंने 4 लगाया तो 4 हाइड्रोजन हो गया, और साथ में मैंने ये हाइड्रोजन 2 ही था, मैंने 2 लगा दिया। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4, 2 क्लोरीन, 2 4, इस साइड भी मिलकर कितना हो गया 4 क्लोरीन। अब देखते हैं हम लोग मैंगनीज, मैंगनीज 1, Mn1। अब O2 और O2, ये भी हमारा बैलेंस्ड है। कम्स टू द नेक्स्ट, ये कई बार सारे जितने भी मैंने लिया है कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में, अगर जिंक में, जब हाइड्रोक्साइड जो जिंक में मिला दिया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें दिया हुआ ही रहेगा। इनको हम लोग बोलते हैं जिंक नाइट्रेट, सॉरी सोडियम जिंकेट, इसको क्या बोलते हैं Na2ZNO2, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। नाम लिख लिया करें आप। ओके, अब हमें देखना पड़ता है कि कौन अनबैलेंस है या नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और H2 गैस। तो H इधर भी 2 है, और यहां पे भी जो मैंने जो 2 लिखा यहां पे, ये भी हाइड्रोजन 2 है, और साथ में आ जाते हैं Na2। अब सोडियम भी 2 हो गया, सोडियम भी 2 है। अब ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। अब हमारा कौन सा छूटा, और एक भी, हाँ वो छूटा हमारा क्या, जिंक Zn। जिंक भी कितना हो जाएगा 1, और कहां पर भी जिंक भी 1 है। नो इट इज आल्सो बैलेंस्ड है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गई, थोड़ा सा बहुत आसान है ये, क्योंकि ये बात जो शुरुआत में जो मैंने साथ बताया होगा वीडियो फर्स्ट में कि किस तरह का रिएक्शंस होता है, तो मैंने जो हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो रिएक्शंस होता है उसी के बारे में दिया हुआ है। State the kinds of chemical reaction. State the kinds of chemical reactions in the following में हमें बताना है सिर्फ कि किस तरह का रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन हमें बताना है, काइंड बताना है। पहला क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। कहता है स्टमक में जो फूड का जो डाइजेशन होता है, जो खाना का गलना पचना होता है, वो कौन तरह का रिएक्शन है। हम लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जो हम खाना मॉलिक्यूल्स जो हमारे अंदर में जाता है वो स्मॉल पार्ट्स में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग लेते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जाकर के स्टमक में जाकर टूट जाता है। जब टूटने का मतलब होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, वो क्या है, कंबशन ऑफ कोल इन एयर। कुल मिला के जो कोयला हम जलाते हैं नॉर्मली, वो क्या होता है उसमें, वो हमारा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब मैंने बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन, एक्सो का मतलब आउट, जो कि रिएक्शन होने के दौरान में जिसमें से हीट या एनर्जी बाहर की तरफ निकले। तो जब हम कोल जलाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें आग मिलती है, एक तो हीट एनर्जी में मिलती है। वो हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड में क्या है, जरा सा ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, शायद बहुत सारे वर्ड्स एक साथ लग रहे हैं, लेकिन मैं सबका मैं नाम ले रहा हूं और नोट डाउन प्लीज अच्छे से कर लेना। तो स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे को बहुत मैंने नजदीक लिखा है। ओके, थर्ड वन, हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन। जब हम लाइम स्टोन को हीट करेंगे तो क्या होगा, हमें नाम से पता चल रहा, अच्छा एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट देने के बावजूद देन वो क्या होता है, उसमें रिएक्शन होता है। अगर हीट ना दे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो वो क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ओके, हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन, उसको क्या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हीट देने के बाद तभी लाइम स्टोन क्या होता है, टूटेगा। अब नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनना, इसमें से कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगेगा शायद आपको, लेकिन ये बहुत आसानी भी होगी। जरा से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मार्बल, याद रखना जरा सा मैं कुछ लगा रहा हूं, मार्बल्स को कहां गिरा रहा है, वो डाइल्यूट HCl में कंटेंट इन टेस्ट ट्यूब। इसका मतलब कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मार्बल इन, मतलब मार्बल के ऊपर में क्या गिरा रहा है, HCl जो एसिड है उसके ऊपर गिरा रहा है। और मार्बल हमने कहा एक टेस्ट ट्यूब में रखा है, उस टेस्ट ट्यूब में जो HCl जो गैस है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा मैंने क्या गिरा दिया, टेस्ट ट्यूब है, HCl उसमें DIL का मतलब होता है डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है, और उसमें मैंने क्या कर दिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने एक मार्बल डाल दिया, एक स्टूडेंट ने। ओके,
जैसे ही अगर आप जरा सोचो, जब भी अगर हमने HCl में एक मार्बल डाला तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होने के दौरान गैसेस इवॉल्व होंगे, क्या निकलेंगे, गैसेस। और मोस्टली सारे गैसेस क्या होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ओके, उसके बाद जैसे ही रिएक्शन हुआ उसमें से क्या निकला था, इवॉल्व गैस वॉज पास थ्रू। अब पूछा था इवॉल्व्ड गैस वॉज पास थ्रू द लाइम वाटर। जरा सोचे, जो गैस निकलेगा, इसमें दो क्वेश्चंस बनता है। पहले बात के रिएक्शन होने के दौरान कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अगर जो गैस निकलता है, द इवॉल्व्ड गैस वॉज पास्ड, कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलेगा। अगर उस गैस को अगर हमने लाइम वाटर के साथ, देखो यहां पे दो क्वेश्चन बन रहा है। एक तो पहली बात तो कि ए वन पार्ट, जब हमने HCl में क्या कहता है, मार्बल डाला। जब मार्बल डालोगे तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, एक आ गया। दूसरी बात कि जो रिएक्शन होने के दौरान जो गैस निकली थी, वो गैस को अगर हमने लाइम वाटर के साथ अगर पास करोगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जा रहा है। यहीं पे आ रही बात समझ में, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा है। ओके, जो गैस निकला अगर हमने उसको लाइम वाटर के साथ पास कर दिया तो व्हाट चेंजेस वुड बी ऑब्जर्व इन लाइम वाटर। अब जो गैस निकली वहां से, अगर उस गैस को अगर हमने लाइम वाटर से अगर मैंने पास कर दिया तो क्या होगा, कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आएगा। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द बोथ चेंज्ड ऑब्जर्व। अब हमने दो तरह का चेंजेस देखा और वो दोनों तरह का जो हमें जो चेंजेस आया था, हमें उसका किसका बैलेंस इक्वेशन में लिखना है। ओके, जो ए पार्ट के आंसर मैंने लिख दिया है, ये इधर रहा, इसका आंसर ये रहा। पहली बात, जब व्हेन अ पीस ऑफ मार्बल का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल के प्लीज नाम याद कर ले, साथ में केमिकल इक्वेशन साथ में उसका नाम भी कर ले। कैल्शियम कार्बोनेट इज ड्रॉप्ड इन डाइल्यूट, DIL को मैं डाइल्यूट लिखता हूं। उसके बाद HCl में जैसे मैंने डाला तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, इसीलिए CO2 गैस विल बी इवॉल्व विच टर्म लाइम वाटर मिल्की। और यही वजह है कि उसमें हमें कौन सा, जब रिएक्शन होने के दौरान जब भी मार्बल और HCl का जैसे रिएक्शन हुआ उसमें से क्या निकला, CO2 गैस निकल गई। वो गैस को जैसे ही हमने मिल्की वाटर में पास कराया, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और हमने क्या किया, कौन सा, लाइम वाटर के साथ जैसे मैंने पास कराया वो वाटर कैसा, मिल्की, दूध कलर का हो जाएगा, सफेद कलर का हो जाएगा। When CO2 गैस पास थ्रू द लाइम वाटर, जैसे ही हमने लाइम वाटर के साथ CO2 गैस को जैसे हमने क्रॉस किया तो वो वाटर कैसा, मिल्की बन जाएगा, दूध का कलर का तरह बन जाएगा। It turns milky due to the formation of carbon. कैल्शियम कार्बोनेट इज insoluble in water. insoluble का मतलब हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं आप जरा देखो, मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो वहां से हमारा एक PPT निकलता है जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन निकलता है, एक इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, उसमें से कोई एक ऐसा चीज बनेगा जो कि वो वाटर में डिसॉल्व होगा ही नहीं। ओके, अब इसका मैंने तो आंसर लिख दिया और मैंने किसमें बोला था, उसने बोला था कि आपको इक्वेशन में लिखना है और साथ में बैलेंस भी करना है, और इक्वेशन में मैंने यहां से लेकर के मैंने यहां तक लिख दिया। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल को जब हम किसमें डाला, HCl में डाला, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जैसे मैंने डाला तो हमें क्या मिला, CaCl2 साथ में H2O साथ में CO2 गैस। लेकिन हमारा तो इसका मसला है गैसेस का। मैंने पहला वाला जहां की जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को HCl में डाला तो कैल्शियम क्लोराइड मिला, साथ में वाटर, साथ में CO2। अब मैंने कह रहा है कि उसी CO2 को आप किसके साथ करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम वाटर। लाइम वाटर को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2 जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। जब मैंने इस मिल के लाइम वाटर में जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, हमें क्या CaCO3 साथ में वाटर मिला। जो CaCO3 रहेगा वो क्या रहेगा, व्हाइट PPT। व्हाइट PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, एक इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ओके, अब उसी के बाद आ जाती मैंने 5th नंबर का, मैंने ए पार्ट को अभी मैंने सॉल्व किया। अब इसी में दूसरा पार्ट ए रहा। दूसरा पार्ट में यहां पे क्या है कि स्टेट द
स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी, अगर मैंने इसको लिखा तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए, स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। कहता है कि एक ऐसा केमिकल प्रॉपर्टी बताओ इस केस में जिसमें से यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा को अगर हम यूज करेंगे हर एक में, अगर एंड एसिड को, जो में चीटियों में जो एसिड्स होते हैं, जो हमें चीटी काटती है ना, हमें जो दर्द होता है, पेन होता है, क्यों? क्योंकि उसमें एसिड पाया जाता है। इस बेकिंग सोडा को जब मैं इसके साथ मिलाओगे क्या होगा? नेक्स्ट, फिर इन्हीं बेकिंग सोडा को अगर एज अ कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है CONST का मतलब कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बना हुआ होता है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेकिंग पाउडर। अब क्या होगा उसका? इसका देख लो जरा सा आंसर, बी का पहला, बीइंग अल्कलाइन, अल्कलाइन है। अब अल्कलाइन वगैरह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, प्लीज उसको आप जरा सा ध्यान देना सिर्फ, ठीक है। बीइंग अल्कलाइन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या एक बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड रिलीफ इन द इंडाइजेशन। ये बिल्कुल तो हमारे पेटों में जब गैस वगैरह ज्यादा बन जाती है तो हमें किसका यूज करना चाहिए? बेकिंग सोडा। कहीं हम लोग लेते हैं तो ये क्या करता है? ये अल्कलाइन के साथ रिएक्शन करके और एक्सेस एसिड के साथ क्या रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? इनडाइजेशन में हमें, इनडाइजेशन जब भी होती है तो हमें उसमें क्या मिलती है? आराम हो जाता है। जब खाना वगैरह नहीं पच पाता है तो भी हम क्या, तो बेकिंग सोडा अगर थोड़ा सा ले लें तो वो क्या अंदर में रिएक्शन करने के बावजूद वहां पे क्या कर देगा? आपको एसिड को, एक्सेस जो एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज करके आपको क्या आराम मिलेगा। उसके बाद हम लोग फिर इसी का बी का था और सेकंड के पोर्शन के बाद अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आगे। हमने जैसे कि कल 5th क्वेश्चन तक हमने देख लिया था, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ध्यान देना जरा, ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। कुल मिला के जो ऑक्सीडेशन की बात चल रही है, बाद में रिडक्शन की बात चल रही है। एंड आल्सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इस रिएक्शन में कौन सा जो एलिमेंट होगा जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा एंड रिड्यूसिंग एजेंट की भी तरह काम करेगा इन द फॉलोइंग इक्वेशन। कुल मिला के इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है आपके पास, उसमें पूछना है कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूस्ड हो रहा है, और कौन सा सब्सटेंस है या फिर कौन सा एलिमेंट है जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। पहला आंसर इसका पहला ये है कि ये रहा हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन में रिडक्शन हो रहा है। ध्यान देते जरा, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर यहाँ पे है, ये लिखा है 3MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस अल्युमिनियम को जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें मिला मैंगनीज साथ में अल्युमिनियम ऑक्साइड। अब जरा से देखो यहाँ पे मैंने रिडक्शन में जो पहले मैंने बताया था उसमें कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर किसी भी कंपाउंड में से रिएक्शन के बाद जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाता वो होता है रिडक्शन, और ऐसा एलिमेंट में या फिर कंपाउंड में जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाता वो होता है ऑक्सीडेशन। जरा से देखो यहाँ मैंगनीज है, मैंगनीज ऑक्साइड में से क्या निकल रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है। ऐसा रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन निकल जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन कौन हो रहा है? ये वाला जो मैंगनीज में से ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या सिर्फ मैंगनीज बचेगा, ऑक्सीजन खत्म। ओके, अब जरा से गौर देखो, इस अल्युमिनियम अकेला था, अब जैसे ये रिएक्शन हुआ ये ऑक्सीजन किसमें चला जाएगा? अल्युमिनियम के साथ। आखिर इसमें से मैंगनीज में से अगर ऑक्सीजन अगर निकल जा रहा है तो किसमें आकर के ऐड होगा? इसी में अल्युमिनियम में होगा। जो अल्युमिनियम में क्या हो गया, इस साइड जाकर के अल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन जाकर के रिएक्शन कर दिया तो क्या बन जाएगा? अल्युमिनियम ऑक्साइड। उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ओके, अब पूछा गया है कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज का मतलब कौन सा एलिमेंट के पास या फिर कौन सा सब्सटेंस के साथ अल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? अल्युमिनियम हो रहा है। अल्युमिनियम में क्या ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? अल्युमिनियम होगा। ओके, सब्सटेंस रिड्यूस,
रिड्यूस का मतलब कौन सा सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन किस में से निकल रहा है, MnO2 से निकल रहा है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ा हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, मैंगनीज O2 इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। साथ में है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीजन किसके साथ मिलने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब किनके साथ ऑक्सीजन मिलने वाला है, वो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरा आयरन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पे जब इसको रिएक्शन करा दोगे तो वो क्या बनेगा, आयरन अलग हो जाएगा और कार्बन डाई गैस अलग हो जाएगा। अब सर देखो इसमें से फिर मैंने ऊपर को मैंने क्या बोला कि जिस कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकल रहा है वो रिडक्शन हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ का रिडक्शन हो जाएगा। और ये क्या था, अब देखो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक पहले से मौजूद है, फिर से कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो 2 हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ऑक्सीडेशन कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से हो जाएगा ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके साथ और ऑक्सीजन यहाँ का क्या होगा, इसमें जुड़ रहा है। और इस वाले में से ऑक्सीजन निकल के तो आयरन बचेगा, और जो ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा वो इसके साथ जुड़ेगा, जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे होगा। ओके, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। सब्सटेंस रिड्यूस, कौन ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, आयरन ऑक्साइड के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा ऐसा एजेंट मतलब सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद था मैं कह रहा हूं, ये था Fe2O3 के साथ। अब मैं कह रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट, और किस में से ऑक्सीजन निकल रहा है, जैसे कि ये रहा ना कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ क्या हो गया और आकर के जुड़ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट, बी था यहां से और सी पार्ट यहां से। सी पार्ट को मैंने यहां आंसर करके लिखा है, सी पार्ट में हो जाएगा SO2 है, 2HS है, साथ में 3S प्लस 2HO। अब देखो इसके साथ ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। साथ में अब देखो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है H2S, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, SO2 के साथ। सब्सटेंस रिड्यूस, किस में से ऑक्सीजन निकल रहा है, SO2 के साथ, और साथ में रिड्यूसिंग एजेंट वो मेरा H2SE हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में था हमें डिफरेंशिएट बिटवीन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये सारे के सारे जितने भी मैं आपको लिखा रहा हूं कहीं न कहीं पिछले 7 वर्षों में पूछा गया क्वेश्चंस है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है सब। कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन और रेंसिडिटी हमें डिफरेंशिएट बताना है, ना कि हमें डेफिनेशन बताना है, डिफरेंशिएट दोनों के बीच में क्या होगा। पहला, कोरोजन क्या होता है, द टर्निशिंग ऑफ मेटल्स बाय द अटैक ऑफ मॉइस्चर एंड द एसिड्स इन द एयर इज कॉल्ड कोरोजन। कहता है खुली हुई हवा में जो एसिड और एयर के अटैक से जो मेटल खराब हो जाता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। कहीं ना कहीं आपको लगा शायद कहीं कोई वर्ड छोटा हो, अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं सबको साथ में डिक्टेट भी कर रहा हूं, बोल भी रहा हूं। अगर कहीं आपको दिक्कत होगी तो प्लीज अब वीडियो को पॉज करके पहले लिख लिया करें अच्छे से, और कहीं थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, इसमें लिखना फिर बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, छोटा छोटा अगर बड़ा बड़ा करके लिखूं तो, क्योंकि मैं अकेला ही हूं कैमरा के पीछे, कोई भी नहीं, इसलिए मुझे फिर पॉज करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, इसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट, अगर कहीं कुछ बहुत छोटा अगर दिख भी रहा है तो बड़ा गौर से देखेंगे ना, आपको जरूर दिखाई देगा। ओके, मैंने बोल दिया कोरोजन में क्या होता है, जो कि एसिड और खुली हुई हवा के मॉइस्चर की वजह से जो मेटल में अटैक होने के बाद जो मेटल खराब हो जाता है, जो टार्निश हो जाता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एग्जाम्पल है। अब रेंसिडिटी हमें क्या पूछा था, कोरोजन और रेंसिडिटी में डिफरेंशिएट। अब देखो रेंसिडिटी में क्या होता है, when fats and oils presented in the food get oxidized, कहा जाता है अगर किसी भी खाने में फैट भी है साथ में ऑयल भी होता है, फैट या ऑयल अगर दोनों में से एक चीज है, अगर उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो रिएक्शन हो जाएगा उसमें।
और द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड चेंजेस, और इसी के वजह से क्या हो जाएगा, जैसे ही ऑयल या फैट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद, हो सकता है एक दिन या 2 दिन, अब तो कम से कम तो 6-7 घंटा तो खाना बना हुआ रह ही जाता है, उसके साथ कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद उसमें क्या कुछ चेंजेस आ जाएंगे, हम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे पोटैटो चिप्स, आलू चिप्स जो होता है, अगर हम उसको नाइट्रोजन गैस में रखते हैं, गैस टू चेक रेंसिडिटी, ताकि कि हम चिप्स वगैरह को कहाँ रखते हैं, नाइट्रोजन गैस में, ताकि हम उसमें ध्यान दें, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होता है वो एंटी ऑक्सीडाइज्ड एजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन को वहां से रिमूव करके और सब चीजों फैट या ऑयल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्शन करने के लिए नहीं देता है। वो कौन है, नाइट्रोजन है। इसीलिए चिप्स और चिप्स हो गया, बिस्किट पैकिंग में अक्सर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट, बी पार्ट और डी पार्ट का 1, 2 और 3, और मैं ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है, और आपका एक बहुत ही अच्छा से आपका बोर्ड का एग्जाम में या किसी भी स्कूल का अगर एग्जाम देंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ए पॉइंट, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, why is the volume of gas collected over one electrode double that of the gas collected over the other electrodes? जरा इसका मैं समझाता हूं। जो इसके जो आंसर है, ये कह रहा है कि जो मैंने इसी को मैंने यहां से मैंने थर्ड पार्ट को उसको आंसर मैंने लिखा है। आंसर लिखने के बाद साथ में जरा तुम्हें इस फिगर आ जाएगी, ये फिगर इसी का बनाना बहुत जरूरी है। कह रहा है, मैं मान लेता हूं कि एक कोई मग ले लो, ठीक है, कोई मग ले लो, और इस वाले मग में से एक इलेक्ट्रोड पास करो। इलेक्ट्रोड होगा, इस इलेक्ट्रोड 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दो, एक तरफ से पॉजिटिव होगा, एक तरफ से नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड और कैथोड। जैसे ही आप जोड़ोगे तो इस इलेक्ट्रोड को क्या करें, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। आप क्या करोगे, उस इलेक्ट्रोड में ना एक टेस्ट ट्यूब डाल दो, और टेस्ट ट्यूब जैसे ही डालोगे आप इसमें पानी डाल दो। वाटर के साथ साथ इसमें क्या रहेगा, यहां से यहां तक में रहेगा वाटर, साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। थोड़ा सा इसमें पानी के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो और बैटरी से कनेक्ट कर दो। जब कनेक्ट करोगे तो कुछ देर के बाद आ जाएगा पॉजिटिव के साथ, हमेशा याद रखना, पॉजिटिव के साथ जो होगा यहाँ पे ऑक्सीजन जो गैसेस होंगी ना, इस वाले में से जो पानी और सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीजन के साथ जैसे इसमें आप 6 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इसमें से क्या गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव वाले में ऑक्सीजन गैस, और हमारे नेगेटिव वाले में कौन सा गैस हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या हो, जैसे ही गैस निकलना शुरू हो जाएगा, और इनका गैस का जो रेशियो रहेगा हमेशा रहता है, इन दोनों गैस का जो रेशियो वो 2:1। 2:1 का मतलब हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि वाटर में करंट पास करके उनका वाटर का जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूल्स को तोड़ना। तो वाटर किस चीज का बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और वो हाइड्रोजन टूट जाएगा, हाइड्रोजन के H2। इसका मतलब अगर रेशियो निकालोगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 2 है, इसीलिए उसका जो रेशियो रहेगा, रेशियो ऑफ गैसेस कितना, 2:1। 2 किसके लिए लिया हूं मैं, हाइड्रोजन के लिए, 1 ऑक्सीजन के लिए। इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इसी में था कि ये कह रहा है कि वॉल्यूम के हिसाब से, क्यों हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो रहता है रेशियो में 2 रहता है, डबल रहता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बता दिया कि क्यों रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण वो टूट जाता है। अब इसका आंसर देख लो, मैंने तो एक फिगर के जरिए से मैंने बता दिया, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, अगर आपसे पूछेगा तो साथ में ये फिगर भी बनानी है, साथ में कुछ डेफिनेशन भी लिखना है। उसका आंसर मैंने यहां पे लिखा है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर H2O, मतलब कि जब भी हम वाटर में करंट पास करेंगे, द हाइड्रोजन गैस गोज टू 1 टेस्ट ट्यूब। हाइड्रोजन गैस किस में आ जाएगा, इस वाले टेस्ट ट्यूब में, और ऑक्सीजन इस वाले टेस्ट ट्यूब पे, एंड ऑक्सीजन गोज टू द other goes to the one test tube and the oxygen goes to the दूसरे। कह रहा है कि ऑक्सीजन एक में जाएगा तो हाइड्रोजन गैस एक टेस्ट ट्यूब में जाएगा और ऑक्सीजन गैस दूसरे वाले में जाएगा। द 2 इलेक्ट्रोड्स कलेक्टेड, इलेक्ट्रोड्स का मतलब हो जाएगा जो ये जो है ना, मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये इलेक्ट्रोड्स है, रॉड है, रॉड जिसमें से मैंने करंट को मैंने जोड़ा है।
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, दोनों को मैंने अलग अलग करके लिखा है। साथ में सिंस वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो वाटर में जो है 2 पार्ट किसका रहता है, हाइड्रोजन का रहता है, और 1 पार्ट किसका रहता है, ऑक्सीजन का रहता है। सो द वॉल्यूम ऑफ H2 कलेक्टेड ओवर कैथोड, कैथोड में का मतलब हो जाएगा नेगेटिव वाले में, कैथोड हो जाएगा C4 कैथोड, A4 एनोड। सो नेगेटिव चार्ज को कैथोड बोलते हैं, तो वो जाकर के किस में कलेक्टेड हो जाएगा, कैथोड रेज में। एंड इज डबल, और क्या हो जाएगा, कलेक्टेड ओवर द कैथोड, और कैथोड में नेगेटिव रॉड होगा, और साथ में डबल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के कंपेयर में कलेक्टेड ओवर द एनोड इलेक्ट्रोड। इसका मतलब एनोड या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में कौन जमा होगा, ऑक्सीजन गैस। अब हो जाएगा इनका पहला पार्ट का आंसर। अब उसका सेकेंड पार्ट का पहला मैं देखता हूं। एक क्वेश्चन अलग अलग है, कई सारे, इसको मिला करके पिछले के बार में एक क्वेश्चन को पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप प्लीज घबराए ना कि सर एक पता कॉम्प्लिकेटेड में, जरूर आपको लग रहा होगा फर्स्ट टाइम, बट प्लीज जब आप इसको पढ़ोगे ना तो और कई कंपटीशन एग्जाम में या फिर आप स्कूल में एग्जाम्स होगा तभी आपको पता चल जाएगा कि इन चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, पहला पूछा गया है, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड वेन सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड is added to the solution of lead nitrate taken in a test tube। कहता है एक टेस्ट ट्यूब में जब हम लोग अगर पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे और उसको अगर हम लोग लेड नाइट्रेट में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो उसका, और हमें कौन कौन सी चीजें हमें वहां पे ऑब्जर्व करने को मिलेगा। इसका आंसर बी का फर्स्ट कहता है, जब पोटासियम नाइट्रेट सॉल्यूशन SOL सॉल्यूशन जो कि हम लोग पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो हम मिला देंगे किसमें, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, जैसे ही अगर हमने पोटासियम आयोडाइड को मिला दिया लेड नाइट्रेट में तो हमें देखने को मिलेगा देन अ येलो precipitate of lead iodide is produced along with the potassium nitrate solution। हमें क्या मिलेगा, जैसे ही हमने मिला दिया तो हमें क्या करोगे, येलो कलर का, एक पीला कलर का हमें क्या मिलेगा, प्रिसिपिटेट मिलेगा ऑफ लेड आयोडाइड का। अब हमें पता है कि दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों का कंपाउंड है। जब कंपाउंड जब भी आपस में रिएक्शन कराता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब दो कंपाउंड्स का आयन आपस में एक्सचेंज करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें एक क्या बनता है, हमारा एक प्रिसिपिटेट बन जाता है, इज प्रोड्यूस अलोंग विद द पोटासियम नाइट्रेट। ओके, पहला पार्ट इसका बी का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, बी का सेकंड पार्ट का आंसर, बी का सेकंड पार्ट का आंसर, बी में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, जो हमने पार्ट 1 में देखा तो किस तरह का रिएक्शन था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि मैंने अभी इससे भी पहले मैंने बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जरा देखो, हालांकि हमें क्या होगा, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको तो पता भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इक्वेशन लिखा नहीं, तो इसलिए अब मैं सेकेंड को जरा सा रहने दो। अब मैं थर्ड में आता हूं। थर्ड में क्या पूछा गया था, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन टू द रिप्रेजेंट, हमें क्या क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट रिएक्शन। अब हमें क्या होगा, इस इक्वेशन को हमें लिखना पड़ेगा, तो इसका क्या थर्ड का आंसर होना चाहिए था। थर्ड का आंसर मैंने ये लिखा कि लेड नाइट्रेट को जब भी हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे हमें मिलेगा क्या, लेड आयोडाइड साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसीलिए से जब भी हमें करना था, हमें क्या करना था बताओ जरा सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ए बी कंपाउंड है, ए बी कंपाउंड है, जब भी दो कंपाउंड में जब भी रिएक्शन होता है तो वो अपना आयंस को एक्सचेंज कर लेता है, और जैसे ये रिएक्शन होगा यहाँ क्या करेगा, एक लेड नाइट्रेट बनेगा जो कि एक येलो कलर का बनेगा, वो पीपीटी है, मतलब प्रेसिपिटेशन है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा, और साथ में अब ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंप्लीट हो गया, ये कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसका मैंने इक्वेशन में मैंने लिख दिया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको मैंने लिख दिया। अब नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें भी कुछ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 पार्ट, इसमें कितने पार्ट है, 2 ही पार्ट में है। अब पहला पार्ट में कह रहा है व्हाई स्टडिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑन एडिंग वाटर टू क्विक लाइम।
ये बच्चे बहुत ही कई बार सीबीएसई में पूछा गया ये ऐसे तो सारे के सारे पूछा गया है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। और अक्सर जैसे भी आपके जितने भी स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं ना, आपके 2-3 एग्जाम में ईयरली में, तो कहीं ना कहीं हर बार पूछा गया, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। While studying the combination reaction on the adding water, याद रखना water to quick lime में जब हम वाटर को मिला देते हैं तो क्या होता है, नेम द प्रोडक्ट formed and write its color। कह रहा है जैसे भी हमने वाटर में क्विक लाइम को अगर हम मिला दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा कैसा प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट का कलर भी कैसा होगा। इसका आंसर मैंने लिख दिया है यहाँ पे, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है। अब तो क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। प्लीज आप जरा बहुत अच्छे से आपको याद रखना है इसको। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है विगोरसली विद द वाटर, जैसे ही हमने कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे हमने पानी मिलाया तो वो बहुत जल्दी क्या रिएक्शन करना शुरू कर देगा। जैसे ही रिएक्शन शुरू करेगा तो वो रिएक्शन में क्या बना देगा, सेलेक्ट लाइम बना देगा। क्या बना देगा, सेलेक्ट लाइम बना देगा, विच इज व्हाइट इन कलर। कलर भी तो हमसे पूछा गया, इट्स कलर कैसा कलर होगा, व्हाइट कलर का होगा। फिर मैं बोलता हूं जैसे ही क्विक लाइम में जैसे हमने वाटर मिलाया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम को क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा, और कैल्शियम जो भी प्रोडक्ट बना तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा, व्हाइट कलर में होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। व्हाइल स्टडीइंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द फेरस, ये क्या हमारा, बाय फेरस सल्फेट crystal in a test tube, a product is formed in test tube, name the product and the write its color। कहता है कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा कैसा है, फेरस सल्फेट एक क्रिस्टल है, जब हम इसको टेस्ट ट्यूब में रखेंगे एंड अ प्रोडक्ट इज फॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब, नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द राइट इज कलर। देखो, व्हेन द फेरस सल्फेट इज हीटेड, ये क्या है, हीटेड। जैसे ही हमने फेरस सल्फेट को हमने हीट करेंगे तो एक कंपाउंड की बात हो रही है। जैसे ही हमने फेरस सल्फेट को, फेरस की देखना मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, फेरस फेरिक मैंने कुछ बताया था। तो सल्फेट को जैसे हम, क्योंकि आपको फेरस और फेरिक में अगर आपको इसका वैलेंसी ही नहीं पता होगा, फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। जब फॉर्मूला नहीं बना पाओगे तो आप इक्वेशन को लिख भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ बता रखा है कि एक बेसिक जो कि मेरा इसमें बहुत काम आने वाला है। इसीलिए आप नहीं भी देखे हैं तो इसका फर्स्ट का 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट प्लीज देख लें। उन्हीं के जरिए से सारा के सारे क्या आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमने फेरस सल्फेट को हीट किया तो हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, साथ में टू फॉर्म द ब्राउन कलर्ड फेरिक ऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड द सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। कहता है जैसे कि हमने FeSO4 को आयरन सल्फेट को जैसे या फिर फेरस सल्फेट को जैसे हमने हीट किया तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि एक ही चीज है और दो कई मतलब कि एक रिएक्टेंट है, कई सारे प्रोडक्ट्स है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमको फेरस सल्फेट के भी नाम जानते हो। फेरस सल्फेट कैसा कलर का होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि एक रिएक्टेंट है, इसके कई सारे सिंपल प्रोडक्ट्स हैं। ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा हमारा फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड कैसा, अब ब्राउन कलर का हो जाएगा और उसमें से गैसेस निकलेंगे SO2 और SO3। तो मैंने ये बता दिया और मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। को जो भी आपको मिलेगा उसको इक्वेशन को, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसको आप इक्वेशन बना करके बैलेंस भी करना है आपको, और साथ में द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। और इसमें इस चाइना डिश में जब आपने धूप में रखा तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा किस तरह का रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। ओके, सबसे पहले इसने बोला था ऑब्जर्व करो, क्या कहना है आपको, ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा कि जैसे ही हमने जैसे ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला कि जैसे ही हमने उसको धूप में रखा, धूप में रखने के बाद हमें कुछ देर के बाद देखने को मिलता है
द व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट। जैसे ही हमने सिल्वर क्लोराइड कैसा कलर का, व्हाइट कलर का था, हमने ऐसे जब कुछ देर के बाद धूप में रखने के बाद जैसे हमने रखा वो कौन सा, ग्रे कलर का, मतलब वो किस में चेंज हो गया, वो ग्रे कलर में चेंज हो गया। कौन, जो पहले व्हाइट कलर में हुआ करता था, जैसे ही हमने उसे सूरज की रोशनी या धूप में रखा तो धूप में रखने के बाद कौन सा, ग्रे कलर में चेंज आ गया। ओके, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं आपको डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड और फिर बाद में सिल्वर प्लस क्लोरीन में जब टूटेगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, और इंडिविजुअल सेपरेटली इसमें से सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाएगा ड्यूटी ऑफ लाइट, कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। हीट, सनलाइट का मतलब हीट, हीट में सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया, टूट गया ड्यूटी ऑफ लाइट। ओके, केमिकल रिएक्शन, कैसा केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे मैं मान लेता हूं एजीसीएल क्या है, सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट पे रखा, कहां रखा, एसएल का मतलब सनलाइट पे रखा, मतलब हीट पे रखा, तो किसमें, सिल्वर में टूट गया और क्लोरीन में टूट गया, इसमें टूट गया। ओके, उसके बाद किस किस में टूटा, इसमें क्लोरीन और सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया। अब टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा होगा रिएक्शन, ये होगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक का मतलब होता, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट या हीट की वजह से ये क्या हो गया, ये टूट गया। कौन सा होगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमने ए का 1 2 3 पार्ट है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर ए है, ए का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला दिया हुआ है, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, RxNH रिएक्शंस मैंने लिखा है। उसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला इसमें यह है कि कैल्शियम मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिनेबार जब हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्युमिनियम पाउडर के साथ, उससे हमें इक्वेशन में लिखना है। अब आंसर पहला वाला का देख लो, कैल्शियम को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस फॉर्म में है और हाइड्रोजन के गैस में भी है। उसके बाद तो ये क्या है, एक तरह से बैलेंस्ड भी है, साथ में क्या है, बैलेंस्ड भी है। नाउ कम्स टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज द सिनेबार। सिनेबार हम लोग किसको बोलते हैं, HGS। किसको बोलते हैं, HGS को जब हम ऑक्सीजन के साथ जैसे हमने रिएक्ट कराया, रिएक्ट करने के बाद हमने क्या, हीट भी अप्लाई किया। जैसे ही हमने हीट अप्लाई किया हमें 2HGO साथ में गैसेस भी मिला, और हम लोग इसको सिनेबार सिर्फ बोलेंगे HGS को। जैसे ही हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया एक और सिनेबार ऑक्साइड हो जाएगा। ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंगनीज ऑक्साइड के साथ जैसे मैंने अल्युमिनियम, थर्ड में क्या बोला था कि मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे, हीट विद अल्युमिनियम पाउडर, विद किसमें, अल्युमिनियम पाउडर के साथ, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। जैसे ही मैंने इसको हीट किया, ये हीट है, हीट जैसे मैंने किया तो ये हमें किस किस में टूट जाएगा, ये मैंगनीज लिक्विड में टूटेगा और अल्युमिनियम ऑक्साइड भी टूटेगा, साथ में हीट भी इसमें मिलेगा। ये हो चुका है। अब देखिए हमने कि ये हमें कितना था, हमें सिर्फ क्या करना था कि इस हमें एक तरह से वर्ड इक्वेशन था, कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली ये मुझे किसमें, केमिकल इक्वेशन में पूछ रहा था। ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल रिएक्शन गिव रीजंस टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कहता है कि हमें बैलेंस स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, स्केलेटल का मतलब होता है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है उनकी, ये चीज कह रहा। अब अपने स्टेटमेंट को क्या करो, जस्टिफाई करो। ओके, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस आर अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड कैसा होता है, जो हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है वो कौन सा होता है, वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बिकॉज, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि कोई भी मैटर है वो रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद ना ही तो वो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी मेटल का जो आयंस होता है या फिर कोई भी रिएक्शन में एलिमेंट सेम ही रहता है, साथ में उसका आयंस भी एक साइड या दूसरी साइड क्या होना बराबर होना चाहिए, वो कभी भी नहीं खत्म होता। रिएक्शन में आप जैसे भी तोड़ लो, उसी तरह से जैसे भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी जो एलिमेंट्स या कंपाउंड टूटता है तो जो कंपाउंड जिस चीज से बना हुआ है उसका प्रोडक्ट इन्हीं पार्ट से मिलकर ही बना होगा, इन्हीं जिन जिन एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना होगा वो अलग में तोड़ेगा तो वही हमें एलिमेंट्स देखने को मिलेगा। ओके, इसलिए जरूरी है क्योंकि ईच एंड एवरी एटम इन्वॉल्व्ड इन केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें किसी भी इक्वेशन में जो हमारा इन्वॉल्व्ड होता है सारे के सारे एलिमेंट होता है, सारे के सारे एटम भी होता है उसके साथ में, मस्ट बी बैलेंस्ड। जो उसमें रिएक्शन में जो भी इन्वॉल्व होता है, जो भी एलिमेंट, उसका एटम का इक्वेशन, एटम का नंबर ऑफ एटम्स इस साइड और नंबर ऑफ एटम्स जो दोनों साइड बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ओके, वो सब इसलिए होना जरूरी है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हमें कंसीडर करना है। कुल मिला के हमें कुछ ऐसे पार्ट्स दिए हुआ है, इसमें से पूछेगा कंसीडर द फॉलोइंग द केमिकल रिएक्शन में है कि ये हमारा क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि वो कोई एक्स एलिमेंट भी हो सकता है और कोई कंपाउंड भी होगा। जब हम लोग उसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा वाई। वाई हमारा क्या होगा, व्हाइट पीपीटी। हमें पता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेशन कौन कौन सा होता है, मैंने पहले बता भी चुका हूं, अगर नहीं पता है तो और एक बार मैं बता देता हूं। व्हाइट प्लस सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है। कुल मिला के इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। अब जो इसमें एक्स एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, हमें एक्स और वाई जो इसमें कंपोनेंट्स है, अब हमें इसके बारे में बताना है। अब ये भी पूछा गया है टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कैसा टाइप होगा, ये रिएक्शन तो होगा तो कैसा होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। आंसर नंबर ए, जो पहला वाला होगा में एक्स जो कंपाउंड होगा वो कौन सा कंपाउंड होगा, Na2SO4 जिसे हम सोडियम सल्फेट कहते हैं, और वायु वाला जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट होगा, और साथ में ये भी बोला है वाई हमारा पीपीटी होगा, वो मतलब बेरियम सल्फेट कैसा होगा, वाई प्रेसिपिटेशन होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा वाटर में। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा इसमें। Na2SO4 इस रहेगा, अब टाइप ऑफ रिएक्शन कुछ ऐसे होगा, मतलब एक्स को बेरियम क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करा दिया, हमें क्या मिला, BaSO4 साथ में NaCl। अब यहां पे क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन में कैसा हो जाएगा, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन्ड बाय। मीन्ड बाय का मतलब हो जाएगा, कुछ यहां पे दिया, कुछ रिएक्शंस दिया है कि इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। पहला रिएक्शन दिया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या होता है। सेकंड में जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन जितने भी तीनों टाइप का रिएक्शन है सभी हमें राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ ईच, हमें सबको क्या बैलेंस भी करना। अब बैलेंस आप तब कर पाओगे जब आप इसको केमिकल के फॉर्म में लिख पाओगे। ओके, अब एग्जांपल भी लेना है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ऑफ ईच एग्जांपल्स, ऑफ ईच एग्जांपल्स। हम एग्जांपल से लेना होगा, इसमें तो दिया हुआ है नहीं, अब सबका हमें अपने से क्या एग्जांपल से लेना होगा। ओके, पहला वाला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है The reaction in which two compounds को मैंने बहुत अच्छे से पिछले बार में जो फर्स्ट वीडियो था, मैंने फर्स्ट नहीं सेकंड वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा से टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने बताया था कि कंपाउंड कहता है कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब दो कंपाउंड्स के बीच में, दो कंपाउंड्स का एग्जांपल मैं ले लेता हूं एक तरह से, यहाँ पे ए भी कंपाउंड है, ए भी कंपाउंड है, जब दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करता है तो वो अपना आयंस एक्सचेंज करके जो नया टू कंपाउंड्स बनाता है, और जो नया कंपाउंड्स बनाएगा उसमें से एक हमारा प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब होगा एक ऐसा सॉल्ट बनेगा जो कि इनसोल्यूबल होगा, वो पानी में घुलने वाला नहीं होगा। ओके,
exchange their ions and the product formed in insoluble in water. Insoluble water का मतलब होगा precipitation, जो कि पानी में soluble नहीं होता है, is called the precipitation reaction. उसका एग्जांपल है AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है, उसको हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो हमें की एग्जांपल अपनी से लेना है, तो मैंने AB लिखा है, साथ में के NO3 ये भी बनेगा और साथ में हमारे AB रहेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। ये भी हमारे क्या पीपीटी यही बनेगा, पीपीटी बनेगा ये हमारा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इन नॉन एज द एक्सोथर्मिक। एक ऐसा रिएक्शन जो रिएक्शन होने के बाद जब अपने आप क्या हीट भी निकलता हो। एग्जांपल ले लेता हूं, कार्बन जब क्या यहाँ पे कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में हीट भी निकलता है। ये किसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है और एक्सोथर्मिक का थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन दिया। उसके बाद नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच O2 इज एडेड या H2 इज रिमूव्ड और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन निकलता है और प्रोडक्ट्स में जाकर के ऑक्सीजन किसी और जिससे निकलता नहीं, जिसका किसी और के साथ ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इसमें। उसी तरह से देख लीजिए जरा से यहाँ पे ये क्या होता है, जब इसमें ऑक्सीडेशन, हमें ऑक्सीडेशन पूछा है, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स में अलग रहेगा बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आकर रिएक्टेंट के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसीलिए इसके साथ ऑक्सीजन को जो मिल गया ये मेरे किसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन आकर के मिल रहा है। ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट। कहता है the state of type of chemical reactions and equations that take place in the following। कहता है कि इसमें हमारे कई सारे केमिकल रिएक्शंस है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है एंड द इक्वेशन दैट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग। कहता है कि हमारे कुछ क्या है, फिर यहाँ कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में दिया हुआ, कहीं वर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है, कहीं केमिकल इक्वेशन में दिया है, सबका कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और जितने भी मैंने जो मैंने क्वेश्चंस बनाए ये सारे के सारे क्या है, कहीं एक सिंपल क्वेश्चन नहीं होता, टाइप्स ऑफ रिएक्शन सिंपल सा नहीं पूछता है, कहीं घुमा फिरा के ये पूछता है। इसीलिए आपको जैसे मैंने बताया है और थर्ड पार्ट जो मैंने पहले बनाए उसको आप देखेंगे तो इसको बहुत आसानी से कर लेंगे आप। ओके, क्या होगा कि ऐसा केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताए जो कि इक्वेशंस के फॉर्म में कौन कौन सा होता है। पहला ये है कि मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ड इन एयर। कहता है कि मैग्नीशियम वायर है, अगर हवा में जलता हो तो कौन सा रिएक्शन होगा, क्या होगा। ओके, नंबर 2, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। कहता है कि अगर हम लोग पानी में अगर करंट पास करें या फिर पानी में जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो क्या होगा। कहीं ना कहीं आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं, आपको कहीं ना कहीं समझ में आ भी रहा होगा। ओके, थर्ड वाला है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आर मिक्स्ड। कहा जाता है जब अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को जब हम मिला देंगे तो क्या होगा, कौन सा रिएक्शन कहलाएगा। पहला वाला का मैं देखता हूं आंसर फर्स्ट। आंसर फर्स्ट है मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। इसका मतलब कहीं हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो चीज एक मिल करके एक चीज बना रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, लेकिन ये कैसा रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टाइप है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर में रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सेकेंड वाला इलेक्ट्रिक करंट को जब हम वाटर के साथ पास करेंगे, वाटर है इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमने पास कराया, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मिल गया। इससे पहले मैं क्वेश्चन में बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड में कहता है कि अमोनिया को जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में HCl में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जब हम इसको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NH4Cl मिलेगा। ये कैसा होगा, दो चीज मिलकर एक चीज बना रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हमारा यहीं पे पहला चैप्टर जो क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ये खत्म हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो आएगा हमारा मैथ का चैप्टर नंबर 1। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच।